वन वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 9 जो है न्यू एम्पायर एंड किंगडम्स। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो अच्छे से देखो, दैट्स वाई आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। मैंने इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट्स वाई कि आपको समझ में आ सके। ये पूरा वन शॉट वीडियो है, चारों के चारों पार्ट्स जो है वो एक ही वीडियो में मैं आपको कवर करवा दूंगी। और इस वीडियो को देखने के बाद इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि इसके बाद आपको दूसरी कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड होगी, क्योंकि मैंने इस चैप्टर में जितने भी पॉइंट्स है जो क्लास 6 में आ रहे हैं वो सारे कवर किए हैं। ये वीडियो जो है आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और अगर आप क्लास 6 के बच्चे देख रहे हो तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग इज़, इसमें बताया है कि न्यू एम्पायर और किंगडम कैसे स्टार्ट हुए। तो देखो, मौर्यन एम्पायर के फॉल होने के बाद जब इसका पतन हो गया था 185 BCE में, तो उसके बाद छोटी छोटी किंगडम्स जो है वो अपीयर होने लगी इंडिया में। BCE और CE का कंसेप्ट बता देती हूँ कि ये क्या होता है। देखो, इस तरह की होती है हमारी टाइमलाइन। ये हमारा है सेंटर पॉइंट जिसको हम मानते हैं 0। इस साइड को जो चलता है लेफ्ट हैंड साइड को वो होते हैं BCE। पहले इसको बोलते थे BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, और अब इसको बोलते हैं, क्योंकि जो क्राइस्ट वर्ड है वो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता था तो लगता था ये एक रिलीजियस वर्ड है, दैट्स वाई हमने BCE यूज़ किया है, मीन्स बिफोर कॉमन एरा। और जो ये राइट हैंड साइड पे है उसको हम बोलते हैं CE। पहले इसको बोलते थे हम AD, एनो डोमिनी। ओके, CE मीन्स कॉमन एरा। तो हम बात कर रहे हैं 185 BCE की। इट मीन्स यहाँ को और ये माइनस में चलते हैं, ठीक है ना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और इधर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में 1 2 3 4 मीन्स हम 0 से लेके पीछे की तरफ को 185 BCE की बात कर रहे हैं। तो इतनी पुरानी बात ये हो रही है। इतना क्लियर होगा CE, BCE और AD में जो डिफरेंस होता है वो सारी चीज़ें। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर के बाद बहुत सारे पावरफुल रूलर्स जो है वो हमारी हिस्ट्री में आना स्टार्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े एम्पायर बनाते हैं। ये जो रूलर्स हैं ये हेल्प करते हैं ग्रोथ में, आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये चैप्टर हमें बताता है गुप्ता एम्पायर के बारे में, समुद्रगुप्ता के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चंद्रगुप्ता सेकंड के बारे में जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है, फिर ये हमें बताता है हर्षवर्धना का काल, बहुत इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धना। फिर पल्लवास जो साउथ में होते हैं हमारे पल्लवा, उनके बारे में बताता है। देन ये हमें बताता है चालुक्यास के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब है व्हाट इज़ एन एम्पायर। अब एम्पायर क्या होता है। एम्पायर एक बहुत ही बड़ी किंगडम है जिसको रूल करता है एक पावरफुल किंग, ओके। और इसमें इंक्लूड होते हैं स्मॉलर रीजन्स और उनकी एक गवर्नमेंट होती है, तो इसको बोलते हैं एम्पायर। देखो, एम्पायर एक बार फिर से बता देती हूँ। एन एम्पायर इज़ अ वेरी लार्ज किंगडम। कोई छोटे छोटे राज्यों को नहीं हम बोलेंगे एम्पायर, बहुत ही बड़ी सी किंगडम होती है जिसमें एक पावरफुल रूलर होता है, क्योंकि इतना बड़ा अगर किंगडम है तो ऑब्वियसली वहाँ का रूलर जो है वो पावरफुल होगा, और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स आया करते थे जिनको एक गवर्नमेंट रूल किया करती थी। जैसे एग्जाम्पल है गुप्ता एम्पायर। अब जो गुप्ता एम्पायर है वो बहुत ही ग्रेट एम्पायर था एंशिएंट इंडिया का। एंशिएंट मतलब बहुत ही पुराना वाला, BCE वाला टाइम का। गुप्ता एम्पायर देखो स्टार्ट कब होता है, तो ये स्टार्ट होता है 320 CE में, ओके। और इसको हम गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ इंडिया, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया में बहुत प्रोग्रेस हुई थी हर एक फील्ड में, जैसे एजुकेशन, साइंस, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, इन सारी फील्ड में ही बहुत ज़्यादा हमने ग्रोथ किया था। दैट्स वाई इसको बोलते हैं हम गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट है चंद्रगुप्त 1। देखो, जो मेजर फाउंडर थे ना, मतलब जिन्होंने गुप्ता एम्पायर की नींव रखी थी, उनका नाम तो था श्रीगुप्त, ठीक है। ये नाम था उनका, श्रीगुप्ता। बट जो श्रीगुप्ता है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं किया अपने एम्पायर को, दैट्स वाई जो हम बोलते हैं इम्पॉर्टेंट रूलर या फिर गुप्ता डायनेस्टी का, तो ये हम बोलते हैं चंद्रगुप्ता 1 को, ओके। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन्होंने जो रूल है वो किया था 320 CE से स्टार्ट किया था इन्होंने। जो मैरिज हुई थी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुमारा देवी से इनकी मैरिज हुई थी ना, कुमारा देवी
जो लिच्छवी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। जो ये लिच्छवी डायनेस्टी है इनसे ही बिलोंग करते हैं हमारे गौतम बुद्ध। तब ये इंपॉर्टेंट है। तो कुमारा देवी जो है वो लिच्छवी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी और इनकी शादी हुई थी चंद्रगुप्ता वन से, जो गुप्ता एम्पायर के बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे। ही टुक द टाइटल महाराजाधिराज। बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्ता वन ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो उन्होंने उपाधि धारण की थी महाराजाधिराजा, जिसका मीनिंग होता है किंग ऑफ किंग्स। ओके, अब इसके बाद जो हमारे गद्दी पे बैठते हैं उनका नाम होता है हमारे पास समुद्रगुप्ता। ठीक है, आई होप आपने सबने सुना ही होगा समुद्रगुप्ता के बारे में। तो नेक्स्ट थे समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता जो बहुत ही ग्रेट रूलर थे गुप्ता एम्पायर के, और इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने जितने भी बैटल्स की थी, जितने भी युद्ध किए थे, उन सब में इनको विजय हासिल हुई थी। दैट्स वाई इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इन्होंने नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में सक्सेसफुल कैंपेन्स किए और उनको जीता भी। ओके, बहुत सारे किंगडम्स ऐसी थी जिन्होंने बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया और एक्सेप्ट कर दिया इनकी अथॉरिटी को। दैट्स वाई कि समुद्रगुप्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमें पता कहाँ से चलता है, सोर्स तो होगा कोई ना कोई। तो हमारे पास एक सोर्स है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। ओके, ये है प्रयाग प्रशस्ति, इस तरह की, इसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति, है ना। अब प्रयाग प्रशस्ति क्या है? रिटन रिकॉर्ड है हमारे पास जिसमें लिखी गई है समुद्रगुप्ता के अचीवमेंट्स को। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रशस्ति मीन्स प्रशंसा करना किसी की। तो फिर जो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? ये लिखी है दरबारी कवि समुद्रगुप्ता के, जिनका नाम था हरिसेना। तो हरिसेना ने लिखे थे हमारे पास प्रयाग प्रशस्ति। इतना क्लियर हो गया। अब है समुद्रगुप्ता के बारे में बोला है कि वाई इज द गुप्ता पीरियड कॉल्ड द गोल्डन एज। क्यों बोला जाता है गोल्डन एज? क्योंकि इस टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनी थी, जैसे नालंदा, तक्षशिला। साइंस और मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी। आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट थी। पीक पे था इस टाइम पे हमारे पास हमारा आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर बहुत ज़्यादा बना था इस टाइम पे। तो इतना क्लियर हो गया जितना हमने पढ़ा है अभी। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जैसा पार्ट जो है वो चैप्टर का कंप्लीट होता है। ओके, तो कीवर्ड देख लेते हैं, जैसे एम्पायर क्या होती है, किंगडम, डायनेस्टी होती है जो ए फैमिली ऑफ रूलर्स, किंगडम होती है अ लैंड रूल्ड बाय किंग, है ना। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? राइटिंग कार्व्ड ऑन स्टोन और मेटल, उनको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति लाइक अ पोम, जिसमें हम प्रेज करते हैं किंग की, है ना। इसके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, इनको आप देख लो एक बार कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, दैट्स वाई। एक चीज़ है, देखो फायान। फायान कौन था? तो फायान एक चाइनीज़ ट्रैवलर था जो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे इंडिया में आया था। ओके, और इसने यहाँ की इकोनॉमी, कल्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी है। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्ता सेकंड की। चंद्रगुप्ता सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चंद्रगुप्ता सेकंड, इनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है। और समुद्रगुप्ता के बाद चंद्रगुप्ता सेकंड जो है वो गद्दी पे बैठे थे। इन्होंने बहुत ही ग्रेट किंग माने जाते हैं ये। ओके, अब इन्होंने जो रूल किया था वो 375 से लेके 415 CE तक रूल किया था, और इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनको वेस्टर्न क्षत्रपितास भी कहा जाता है। ओके, और डिफीट किया था इन्होंने शाकास को। इन्होंने वेस्टर्न इंडिया को गुप्ता एम्पायर का पार्ट बना दिया था, और इनके रूल में बहुत ही ज़्यादा पीस, प्रोस्पेरिटी और प्रोग्रेस थी। इवन ट्रेड और इकोनॉमी कैसी थी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? तो ट्रेड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था इन हमारी कंट्री में भी और अदर कंट्रीज़ के साथ भी। गोल्ड कॉइन जो है वो बहुत ज़्यादा बनने लगे थे इस टाइम पे। फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा क्रॉप्स उगाई थी, जैसे वीट, राइस, शुगर केन, कॉटन। तो यहाँ पे भी बहुत ग्रोथ देखने को मिलती है। इवन क्राफ्टमैन है, वो ज्वेलरी, पोट्री, क्लोथ्स बनाते हैं, तो उनमें भी हमें तरक्की देखने को मिलती है। न्यू न्यू टाउन्स इन्होंने बनाए थे, बहुत सारे टाउन्स इन्होंने न्यू न्यू बनाए थे। ओके, तो इस तरह से जो बहुत ही रिच और प्रोस्पेरियस जो हमारा इंडिया इस टाइम पे बन चुका था। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, कि अगर इतना बड़ा एम्पायर था तो ऑब्वियसली एक पर्सन अकेला तो नहीं चला सकता, उसने एडमिनिस्ट्रेशन बना रखा था, है ना। वेल गवर्नड और वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट थी इनके पास। अब उसकी क्या खासियत थी? सबसे पहले तो किंग, जो किंग है वो होता था हेड ऑफ द एम्पायर, है ना। जो एम्पायर है, इतना बड़ा एम्पायर था, उसको डिवाइड किया था कुछ प्रोविंसेस में। याद रखना ये बात, है ना, किसमें? प्रोविंसेस में किया हुआ था एम्पायर, देन प्रोविंसेस, और उसके बाद जो प्रोविंसेस थी उनको भी आगे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया हुआ था, है ना। और लोकल ऑफिशियल जो है वो क्या देखते थे? विलेजेस और टाउन्स को। इवन वहाँ से वो
टैक्स भी कलेक्ट किया करते थे। तो इस तरह की तो वहाँ की सोसाइटी थी, जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन था। अब बात करते हैं सोसाइटी किस तरह की थी। तो जो पीपल्स है, वहाँ पे रहने वाले लोग थे, वो डिफरेंट तरीके की जो है वो ऑक्यूपेशन को फॉलो करते थे। मोस्ट ऑफ द पीपल तो फार्मर्स ही थे, बट बहुत सारे लोग ट्रेडर्स और मर्चेंट थे। कुछ लोग थे जो सोल्जर, क्राफ्टमैन, प्रीस्ट, टीचर्स भी थे। उस टाइम पे जॉइंट फैमिलीज होना बहुत ही कॉमन सी बात थी, और जो भी फेस्टिवल और रिलीजियस होते थे बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते थे। तो ये तो हो गया वहाँ का कल्चर। अब बात कर लेते हैं रिलीजन की। तो जो रिलीजन है ना, वो डिफरेंट रिलीजन को मानते थे, जैसे कि आज के टाइम पे माना जाता है। हिंदुइज्म तो बहुत ही मेन रिलीजन था, उसके साथ साथ बुद्धिज़्म और जैनिज्म भी यहाँ पे उसको भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली थी। जो किंग है, जनरली जितने भी गुप्ता किंग थे, उन्होंने सारे ही रिलीजियस को अपनाया हुआ था, उनको टॉलरेंस करते थे, वो टॉलरेट करते थे हर एक रिलीजन को, जो है वो उसमें विश्वास भी था और उनको रिस्पेक्ट भी देते थे। तो ये तो हुआ रिलीजियस लाइफ। अब है एजुकेशन कैसी थी गुप्ता के टाइम पे। तो जो गुप्ता के टाइम पे ना, गुप्ता पीरियड के टाइम पे एजुकेशन बहुत ही अच्छी थी। फेमस सेंटर जो भी मैंने बताया था, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये थे जहाँ पे स्टूडेंट्स स्टडी करते थे मैथ्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, फिलोसफी। अब इस टाइम पे एक ट्रैवलर आता है, हमें पता भी तो कहाँ से चलता है ना इन सारी चीज़ों के, तो सोर्सेज होते हैं। जैसे उस टाइम पे एक ट्रैवलर आता है जिसका नाम था फाहियान। ये जो फाहियान है, इसको एक्सियान नहीं लिखते हैं, फाक्सियान, बट बोलते हैं इसको फाहियान है। ये एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट ट्रैवलर था। ये इंडिया क्यों आता है? ये बुद्धिज़्म की स्टडी करने के लिए आता है। अभी कमीशन में ये क्वेश्चन बना था कि जो फाहियान है वो इंडिया क्यों आता है ना, तो वो इंडिया में क्यों आता है? फॉर टू स्टडी बुद्धिज़्म। ठीक है, तो ये नहीं सोचना आपने 6th क्लास का, तो यहाँ से नहीं सोचो, एक एक नंबर मायने रखता है आज के टाइम पे। और यहाँ से कमीशन में क्वेश्चंस बन रहे हैं क्लास 6th से। और क्वेश्चन क्या कि फाहियान जो इंडिया में आया था, जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट ट्रैवलर था, उसका पर्पस क्या था इंडिया में? तो मेन पर्पस था टू स्टडी द बुद्धिज़्म। ओके, फिर दूसरा, टू कलेक्ट बुद्धिस्ट बुक्स एंड स्क्रिप्चर, होली प्लेसेस को विजिट करना, ये उसका यहाँ पे मेन पर्पस था। व्हाट डिड ही राइट? तो उसने लिखा क्या? इसने अपनी बुक में लिखा, ही रोट दैट पीपल लिव्ड पीसफुली, रोड वर सेफ और ट्रेड वॉज फ्लरिशिंग। तो देखो कितना प्रोस्पेरियस था। आज के टाइम पे तो रोड बिल्कुल भी सेफ नहीं है हमारे, है ना। गर्ल्स के साथ कितनी सारी चीज़ें होती है, बच्चे किडनैप हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी यहाँ पे। तो इट मीन्स एजुकेशन, रिलीजन, हर एक फील्ड में हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रखी थी। इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स की बात करें तो ये है प्रोविंस, जो अभी हमने पढ़ा। प्रोविंस क्या होता है? बहुत ही बड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न होती है एम्पायर की। फिर है डिस्ट्रिक्ट, जो उससे छोटी होती है प्रोविंस से। फिर मर्चेंट कौन होता है? तो मर्चेंट वो लोग होते हैं जो बाय सेल और मतलब गुड्स को बाय और सेल करते हैं। फिर प्रोस्पेरिटी मीन्स वेल्थ एंड प्रोग्रेस। टॉलरेंस, रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट रिलीजन एंड बिलीव्स, इसको बोलते हैं टॉलरेंस। तो इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। वाई वॉज चंद्रगुप्ता सेकंड कॉल्ड विक्रमादित्य? क्यों बोला जाता था विक्रमादित्य? क्योंकि वो बहुत ही ब्रेव, सक्सेसफुल, पावरफुल रूलर थे, दैट्स वाई। और उन्होंने बहुत ही एक्सपैंड कर दिया था गुप्ता एम्पायर को। हु वॉज फाहियान? तो फाहियान एक चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर था जो कि चंद्रगुप्ता सेकंड के रीजन में, इंडिया में आता है। टू फेमस सेंटर्स कौन कौन से थे गुप्ता पीरियड के? तो नालंदा और तक्षशिला थे। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद ये देख लेना आप थोड़ा बहुत वही सारी चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं हर्षवर्धना की, है ना। आफ्टर द गुप्ता एम्पायर क्या होता है? जब गुप्ता एम्पायर में, ये तो चलो हमने वो रूलर्स पढ़ लिए जो बहुत ही ग्रेट रूलर्स थे, बट धीरे धीरे करके ना हम देखते हैं चंद्रगुप्ता सेकंड के बाद कोई ज़्यादा खास राजा नहीं आता है और गुप्ता एम्पायर वीक पड़ने लग जाता है। ऐसे में ही एक इम्पॉर्टेंट रूलर उभर के आता है हमारे पास नॉर्थ इंडिया में, दैट इज़ हर्षवर्धना। हर्षवर्धना जो है वो गुप्ता एम्पायर का पीरियड, गुप्ता एम्पायर का एक रूलर नहीं है, बल्कि वो डिफरेंट एम्पायर का रूलर है। यहाँ पे क्या होता है कि वर्धना एम्पायर का है ये, और यहाँ पे क्या होता है, गुप्ता एम्पायर जो वीक होने लगता है, ऐसे में एक उभरती हुई शक्ति दिखती है, दैट इज़ हर्षवर्धना। ओके, हर्षवर्धना का जो रूल है वो 606 से लेके 647 CE का है। इनकी जो कैपिटल थी वो कन्नौज थी, और ये भी एक बहुत ही ब्रेव रूलर और गुड एडमिनिस्ट्रेटर थे। इन्होंने ट्राई किया कि जो गुप्ता एम्पायर के टूटने के बाद छोटी छोटी किंगडम्स बन गई थी, उनको यूनाइट किया जाए, सपोर्ट किया जाए एजुकेशन को, रिलीजन को और आर्ट को। ठीक है, इनके टाइम में एक फेमस पर्सन आते हैं इंडिया में चाइना से ही, दैट इज़ यूनजैंग। ओके, यहाँ पे भी ध्यान रखना,
स्पेलिंग जो है वो इस तरह की होती है, या तो क्स्यूंगजैंग होगी, ओके, क्स्यूंगजैंग, या फिर यूनजैंग, ओके। टी भी साइलेंट है, एक्स नहीं पढ़ते हैं हम इसमें, तो ये स्पेलिंग का ध्यान रखना, ओके। जो यूनजैंग है वो बहुत ही फेमस चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे। तो ये भी इंडिया में क्यों आते हैं, ये भी स्टडी करने आते हैं बुद्धिज़्म की, फेमस यूनिवर्सिटी और होली प्लेसेस के लिए यहाँ पे आते हैं। लिखते क्या है ये, तो ये लिखते हैं हर्षा के बारे में कि हर्षवर्धन बहुत ही काइंड पर्सन थे, बहुत ही काइंड रूलर थे, कैपेबल रूलर थे, इनके काल में बहुत ही ज़्यादा शांति थी, और इस टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ही ग्रेट सेंटर था हमारे पास यहाँ पे स्टडी का। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट आ गए हम साउथ में। तो इस टाइम पे साउथ में जो रूल कर रहे थे उनका नाम था पल्लवास, है ना। साउथ इंडिया में रूल कर रहे थे। पल्लवास की जो कैपिटल है वो है कैपिटल कांचीपुरम, है ना। अब अचीवमेंट क्या है इनकी, ब्यूटीफुल टेम्पल्स थे, है ना, आर्ट बहुत अच्छा था, स्कल्पचर बहुत अच्छा था, एजुकेशन, फेमस टेम्पल्स इस टाइम पे बने हैं। और इनके टेम्पल का एक एग्जांपल देखें, देखो क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि महाबलीपुरम जो एक टेम्पल था तो वो किसके काल में बना था, तो ये बना था हमारे पास पल्लवास के टाइम पे, ओके। अब नेक्स्ट है चालुक्यास। तो चालुक्या कौन थे, ये भी हमारे पास, ये डेक्कन रीजन की बात हो रही है ना। आई होप इतना तो क्लियर होगा आपका कि साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट ये कहाँ पे है और कहाँ पे हमारा हिमालय है, डेक्कन रीजन है। अगर नहीं है तो मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। देखो ये है बहुत ही इस तरह का, इंडिया बना देती हूँ, नहीं यार ये तो बहुत ही गंदा बन गया, चलो दोबारा बना देती हूँ मैं इंडिया आपके लिए। ओके, इसमें थोड़ा समझ में आ रहा है। तो ये जो ऊपर वाला एरिया ये तो हो गया हमारे पास हिमालय। अब इससे नीचे वाला एरिया हो गया, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे प्लेन। अब ये जो एरिया बच जाता है, ये ट्रायंगुलर एरिया, ये है हमारे पास डेक्कन एरिया, ओके। तो यहाँ की बात हो रही है हमारी कि इस डेक्कन एरिया में क्या था, चालुक्या जो है वो रूल करते हैं। अब चालुक्यास की जो कैपिटल है वो कैपिटल थी वातापी, जिसको बोलते हैं बादामी, है ना, वातापी या फिर बादामी। इनकी जो अचीवमेंट्स थी वो थी रॉक कट केव्स एंड टेम्पल्स। रॉक कट समझ रहे हो, बहुत ही बड़ी सी चट्टान होगी, ठीक है, ये पत्थर है बहुत ही बड़ा। अब इसको तराश के इन्होंने टेम्पल बना दिया, एक ही पत्थर से पूरा का पूरा टेम्पल बना देते थे। तो अब देख लेते हैं बादामी एम्पायर या फिर वातापी एम्पायर की क्या क्या अचीवमेंट्स थी, जिसको बोलते हैं चालुक्यास, जिनकी कैपिटल थी वातापी या फिर बादामी। इनकी अचीवमेंट थी कि इन्होंने रॉक कट केव्स और टेम्पल्स बनाए थे, एनकरेज किया था आर्ट और आर्किटेक्चर को, और ट्रेड और एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिया था। अब अगर बात करें पल्लवा और चालुक्यास की, तो ये ना आपस में वॉर करते रहते थे, क्योंकि इनको जैसे होता है ना पड़ोसी की एक दूसरे की ज़मीन के लिए, तो सेम वैसे ही एक लैंड थी जो था रायचूर दुआब, जिसके लिए ये आपस में लड़ाई करते रहते थे। फ्रिक्वेंटली इनके बीच में वॉर कॉन्फ्लिक्ट चला ही रहता था, और दोनों का ही कल्चर और आर्किटेक्चर में बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें तो इन रूलर्स ने बिल्ड किए थे बहुत सारे टेम्पल्स, मोनेस्ट्री, केव्स और पैलेसेस। ये जो बिल्डिंग्स थी ये हमें शो करती है हाई लेवल ऑफ स्किल ऑफ एंशिएंट इंडियन आर्टिस्ट और आर्किटेक्चर, कि उस टाइम पे भी कोई कम नहीं था मॉडर्न, या फिर वहाँ उस टाइम पे आर्टिस्ट या आर्किटेक्चर जो है बहुत ही अच्छा था। एजुकेशन एंड कल्चर की बात करें तो फिर चालुक्य और पल्लवास के टाइम पे संस्कृत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी। साउथ एक ऐसे एरिया था जहाँ पे हिंदुज़म बहुत ज़्यादा चलता था, क्योंकि यहाँ तक जो है वो हमारे जो फॉरेन रूलर्स थे या इन्वेडर्स थे वो यहाँ तक नहीं पहुँचते थे। तो संस्कृत यहाँ की इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज थी, और लिटरेचर, म्यूज़िक और डांस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था। यहाँ की जो यूनिवर्सिटी थी ये लोगों को, बहुत स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। तो हमने ये चीज़ें पढ़ ली कि कैपिटल क्या थी, तो कैपिटल होता है मेन सिटी ऑफ अ किंगडम। आर्किटेक्चर मतलब वो आर्ट का डिज़ाइन जिसकी हेल्प से हम बिल्डिंग को स्ट्रक्चर करते हैं। टेम्पल होता है एक प्लेस फॉर वर्शिप, और डायनेस्टी होता है अ फैमिली ऑफ रूलर्स। तो आई होप इतना क्लियर होगा। इससे रिलेटेड कुछ मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए हैं, आप इनको देख सकते हो, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, एक समरी टाइप,
कि मौर्यन एम्पायर जब फॉल हो गया था, डाउनफॉल हो गया, उसके बाद छोटे छोटे एम्पायर्स एमर्ज होते हैं। अब उसके बाद एक ग्रेट एम्पायर आता है, दैट इज़ गुप्ता एम्पायर, जो बहुत ही फेमस हो जाता है। जो गुप्ता एम्पायर है इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ इट्स अचीवमेंट, जो कि एजुकेशन, साइंस, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर में थी। देन आता है चंद्रगुप्ता वन, जो गुप्ता एम्पायर को स्टैब्लिश, स्ट्रेंथन करता है और एक्सपैंड कर देता है। और देन आता है समुद्रगुप्ता, जिसको बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया ड्यू टू हिज मिलिट्री कैंपेन्स। उसके बाद आता है चंद्रगुप्ता सेकंड, जिसको विक्रमादित्य बोला जाता है, जिन्होंने प्रमोट किया ट्रेड, पीस और कल्चर को। देन एक पर्सन आता है फाहियान, जिसने इनके रीजन में विजिट किया और फिर बताया कि कितना अच्छा हमारे पास यहाँ पे गुप्ता एम्पायर था। आफ्टर गुप्ताज यहाँ पे आता है वर्धन एम्पायर, जिसका राजा था हर्षवर्धना, जिसकी कैपिटल थी कन्नौज। इसके टाइम पे ह्यूनसांग आता है, चाइनीज ट्रैवलर, जिसने हर्षा के ऊपर जो है वो बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं। देन हमने पढ़ा साउथ इंडिया के पल्लवास और चालुक्यास, जिन्होंने यहाँ पे रॉक कट टेम्पल की शुरुआत की थी। आर्ट और आर्किटेक्चर इनका बहुत ही अच्छा था। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है, आप एक बार देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी है इस चैप्टर में, वो सारी चीज़ें हैं। और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, जैसे हु फाउंडेड द गुप्ता एम्पायर, हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ हर्षा, हु विजिट इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता's रीजन, नेम द कैपिटल ऑफ पल्लवास। देन कुछ शॉर्ट क्वेश्चन विद आंसर्स है, व्हाई द गुप्ता पीरियड कॉल्ड गोल्डन एज, आई होप इतना पता होगा। व्हाई इज समुद्रगुप्ता फेमस, क्योंकि उसने सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन रखे थे, है ना। एमसीक्यूज है, हु वाज नोन एज विक्रमादित्य, तो चंद्रगुप्ता सेकंड। The capital of Harsha was Kannauj. Fayan come from China. Shore temple is located in Mahabalipuram. The Palwas ruled in South India. तो आई होप इतना क्लियर होगा। जो कुमारा देवी है देखो, वो चंद्रगुप्ता वन की डॉटर थी। समुद्रगुप्ता के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में पता चलता है। हर्षा जो है वो कन्नौज से रिलेटेड था। पल्लवा की कैपिटल थी कांचीपुरम, चालुक्य की थी वातापी या बदामी। तो आई होप अब इतना क्लियर होगा और यहाँ पे आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।